हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज़ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एंड इसके आगे के टॉपिक्स हम ये वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, interdependence between the rich and poor and powerful and the weak are bound to create asymmetrical relationship which enhance the dependence of the poor and weak over the rich and the powerful. So guys, जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, पावरफुल और वीक के बीच में, इसकी वजह से क्या होता है, जो पुअर होते हैं, जो वीक होते हैं, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, रिच के ऊपर और पावरफुल के ऊपर। Globalization means, among others, that the locus of decision making is shifting beyond the control of national sovereignty. तो ये इसकी वजह से क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग जो एक ये होती है, पावर होती है, वो शिफ्ट हो रही है, किसके तरफ जा रही है, वो जा रही है रिच की तरफ और पावरफुल की तरफ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेशनल सॉवरेंटी है उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। डिमिनिश ऑटोनॉमी इन इंटरनेशनल रिलेशन मीन्स लॉस ऑफ whether it is policies of investment, import of technology or even foreign aid, conditionalities which are not only of economic but also of political and social nature are being attached. Conditionalities are intrusive and strain the democratic process of contestation and consensus, rendering government not only powerless but also powerful, unpopular and illegitimate. Equally deleterious are the consequences for societal cohesion and stability. Internally arrived consensus and ideological preferences are being given to go by as internationally prescribed uniform and standardized formula are being adopted in economic, political and social areas by countries one after the other. So ये सारी चीज़ें कौन कौन अडॉप्ट कर रहा है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो सोशल एरिया है कंट्रीज़ का, one by one they are adopting this. Self-perception and self-confidence of people are on the wane and paving way for bitterness and discontentment, leading to outbursts of chauvinism, fundamentalism etc. तो जो सेल्फ परसेप्शन है, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो फंडामेंटलिज्म है, ये चीज़ें आ रही है। डिमिनिश स्टेटस इन इंटरनेशनल सिस्टम and the pressures coming from the US and the other great power and the IMF, World Bank are impinging on the domestic economic and डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस ऑफ इंडिया टू। तो जो पावरफुल कंट्रीज़ है जैसे कि यूएस है, तो वो क्या कर रही है, ऊपर से पावर दे रही है, जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उसके थ्रू। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इंडिया के, उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज सिंगुलरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द न्यू हेगेमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर दैट द एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज लेड बाय द यूएस। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पावरफुल कंट्रीज़ है जैसे कि यूएस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कंट्रीज़ क्या कर रही है, इम्पोजिंग ऑन द कंट्रीज़ ऑफ द साउथ इंक्लूडिंग इंडिया। तो वो लोग अपना जो हेगेमोनिक, दैट इज़ रूलिंग, जो है वो रूल करना चाहती इन कंट्रीज़ के ऊपर। वन सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस विटनेस इज़ द रोलिंग बैक ऑफ द नेहरूवियन फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो एक सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस है कि जो नेहरूवियन इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी, उसे रोल बैक कर लिया गया था। नॉट ओनली हैज़ द इंटरनेशनल पब्लिक स्पेस फॉर इंडिया श्रंक ग्रेवली बट ऑल्सो द ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन एंड द इथिकल dimension of its non-aligned foreign policy. More dangerously, the US-led New World Order has put the concept of nation-state in the countries of the South in serious crisis. So जो US है उसने क्या किया, वर्ल्ड ऑर्डर को पुट किया, एक कॉन्सेप्ट को नेशन स्टेट में। Several states have dissolved, others have been intervened in the name of general well-being and protection of the population. तो बहुत सारे स्टेट क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए, कुछ इंटरवेंट हो गए इन द नेम ऑफ कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसका प्रोटेक्शन होगा, उसकी वेलबिंग होगी। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्रेटेन द assiduously built national consensus on an independent foreign policy, national security, national unity and a democratic order. Then non-alignment and the Nehruvian consensus.
For a long time, particularly during the Nehruvian years, non-alignment had served as the most significant approach to the study of Indian foreign policy. तो नेहरू जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब करेंगे कि वो लोग अलाइन नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, दो पार्टीज़ थी, पहला था सेंट्रल और दूसरा था अलाइज। तो क्या हो रहा था, जो वर्ल्ड की जो भी कंट्रीज़ है वो डिवाइड हो रही थी, कुछ जा रही थी अलाइज की तरफ, कुछ जा रही थी सेंट्रल की तरफ। लेकिन इंडिया था तो वो किसी के साथ अलाइन नहीं होना चाहता था। सेम क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार में भी सेम सिचुएशन आई, तो तभी भी इंडिया किसी के साथ अलाइन नहीं हुआ। ओके, देन lack of concern for or importance attached to the national security is often the criticism revealed against the Nehruvian framework of Indian foreign policy. So ये बताया है कि नेहरूवियन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ इस वे में किया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया उसे। However, the enthusiastic of the non-aligned framework argue cogently that by insisting upon the autonomy of foreign policy decision making and by containing the expansionism of Cold War, Nehru was as well addressing the core issue of national security. That non-aligned was more than idealism was apparent in the context of India's relation with Pakistan. तो गाइज़ ये जो नेहरू जी की पॉलिसी थी वो इस वे में नहीं थी कि वो नेशनल सिक्योरिटी नहीं देख रहे, वो था कि उनका जो रिलेशन थे उनकी थिंकिंग ये थी कि उनका रिलेशन कोई भी कंट्री के साथ ख़राब नहीं करना है, ना ही पाकिस्तान के साथ, ना ही यूएसए के साथ, ना ही रशिया के साथ। तो उनका मेन एम ये था कि वो अलग रहता, कि जब भी अगर किसी की एक के साथ अलाइन करेंगे तो ऑन द अदर वे वो जो दूसरी अपोनेंट रहेगा उसके वो उसके अपोज हो जाएंगे। इसीलिए उनकी थिंकिंग सिर्फ ये थी कि वो किसी के साथ अलाइन इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अपना रिलेशन, अपनी कंट्री का रिलेशन किसी के साथ ख़राब ना करे। A non-aligned stance did not close the windows of opportunity toward the West, including, importantly, US, discouraged the formation of Soviet-China axis against India and kept relation with Pakistan and Indian position on Kashmir intact in the face of fact of Pakistan membership in the Western Alliance system. So US ने discourage किया formation of Soviet-China axis को against India. Then the same primacy of diplomacy was evident in the way Nehru sought to tackle Chinese challenge to Indian security, first through Panchasheel and Hindu-Chini bhaism, and later building closer relation with the Khrushchev Soviet Union, which was beginning to acknowledge NAM, that is non-aligned movement, as its naturally ally. So जो नेहरू है उन्होंने अपना रिलेशन चाइना के साथ ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ पहले तो पंचशील और दूसरा हिंदी चीनी भाई ये सब मूवमेंट्स चलाए। देन उन्होंने क्रुश्चेव सोवियत यूनियन है उनके साथ भी अपने रिलेशन अच्छे बनाए। देन the relevance of Nehruvian consensus remains under debate in the changed circumstances of today. However, one may still argue that the reliance on skillful diplomacy rather than military force was never more relevant than today, as India seeks to engage a whole range of power to work out strategic understanding and economic cooperation. To the contrary is the view that consider Nehruvian consensus as outmoded and largely abandoned. For one, the international public space which had allowed Nehru and the non-aligned movement is in general autonomy of action has shrunk. Besides, non-aligned movement itself has lost its internal coherence and unity of purpose so as to be of any relevance. Then he continued to formulate the Indian foreign policy practically himself throughout his term as Prime Minister and would consult only a very close group of ministers. तो जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी उन्होंने उनके जो टर्म पीरियड था प्राइम मिनिस्टर के तब तक उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस में लाया। एंड ये जो था वो सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही कंसल्ट करते थे, जैसे कि सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राधाकृष्णा एंड वी.के. कृष्णा मेनन, एंड ऑफिशियल सच एज गोपाल स्वामी Iyengar,
Sir B.N. Rao, Sir Girija Shankar Bajpai, and India's first Foreign Secretary K.P.S. Menon Senior. During the early period of Nehru Prime Ministership, the institutional and structured policy planning mechanism were either lacking or were weak. J.N. Dixit, India's former Foreign Secretary, has opined Jawaharlal Nehru was the pursuer of national concern and interest, conceptualizer of policies and option to meet them, and the initiator of policies and action on all aspects of external affairs. सो गाइज़, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.